टॉरस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? टॉरस जल डमरू मध्य, देखिए जल डमरू मध्य दो प्रकार के जो है संधि होता है। स्थल संधि जिसको कहते हैं इस्थमस, स्थल संधि जिसको कहते हैं क्या? इस्थमस, इस्थमस। और एक होता है जल डमरू मध्य, मतलब जल संधि। तो जल संधि क्या किसको कहेंगे? स्थल संधि किसको कहेंगे? जब दो देश जो है, दो कंट्री जो है स्थल के माध्यम से जब जुड़ा हो तो उसको कहेंगे स्थल संधि। और दो ही स्थल संधि है, स्वेज नहर और पनामा नहर। पनामा नहर और स्वेज नहर दो ही जो है स्थल संधि है, बाकी सारे के सारे दुनिया में क्या है? जल संधि है। तो टॉरस जल संधि जो है, टॉरस जल डमरू मध्य कहें या जल संधि कहें, जब मान लेते हैं कि ये कोई कंट्री है और दूसरा कंट्री ये है और इसके बीच में जल की बॉडीज है, इसको जोड़ने के लिए जब किसी पुल का निर्माण किया जाता है ना, या पुल का निर्माण नहीं भी करेंगे, नाव जो है नौ संचालकों के माध्यम से इस देश से उस देश में जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग जल संधि। स्थल संधि जब दो देश स्थल के माध्यम से जुड़े तो उसको स्थल संधि स्थमस कहते हैं। और पूरी दुनिया में दो ही स्थमस है, पनामा स्थमस और स्वेज स्थमस, स्वेज नहर। तो यहां पर कहता है कि टॉरस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है। इसके लिए हमने आपके लिए लेकर आया भी है। क्या लेकर आया है दिखाते हैं हम आपको, किस जल डमरू मध्य के। ये देखिए, यदि आपको दिख रहा होगा, यहां देखिए थोड़ा सा, यदि इसको हम ऐसे करें तो यहां पर दिया हुआ है टॉरेंस। यहां पर देख सकते हैं ये है टॉरेंस, टॉरेंस जल संधि। ये है ऑस्ट्रेलिया महादेश, ये है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये देखिए टॉरस जल संधि जो है, देखिए दोनों के बीच जुड़ने के लिए कोई स्थल नहीं है, जल है ये पार्ट। तो ये टॉरस जल संधि है, टॉरेंस। तो टॉरस जल संधि या टॉरस जल डमरू मध्य किसके किसके बीच स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच और पापुआ न्यू गिनी के बीच, इन दोनों को जोड़ता है। आगे भी उसमें तीन ऑप्शन है, हम सब तीन ऑप्शन की भी चर्चा करेंगे। आपको यहां पर देख सकते हैं, यदि आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और जूम करें तो यहां पर देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया महादेश का, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश का पार्ट है। और ये तास्मानिया है, तास्मानिया भी ऑस्ट्रेलिया महादेश का ही पार्ट है, लेकिन अलग, इसी का अलग पार्ट है। तो तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला जल संधि कौन सा जल संधि है? तो बॉस जल संधि। देखिए टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तर में है। और बॉस जल संधि जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है। कौन सी जल संधि? तो बॉस जल संधि। एक जल संधि और आपके लिए लेकर आए हम, यहां पर कूक जल संधि। थोड़ा सा यदि हम इसको ऐसे करें और यहां पर देख सकते हैं, ये है न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। ये उत्तरी न्यूजीलैंड और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन दोनों के बीच यहां पर देख सकते हैं कूक जल संधि लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, कूक जल संधि। तो कूक जल संधि जो है उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? कौन सा जल डमरू मध्य? तो कूक जल डमरू मध्य या कूक जल संधि। तो तीन ऑप्शन हम लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर, प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। कहां चले गए? 1 मिनट, आप यहीं रहिए, थोड़ा सा इसको स्लाइड करते हैं। हाँ देखिए आ गए, प्रश्न पर आ गए। कहता है टॉरस जल संधि
टॉरेंस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो बताइए टॉरेंस जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? अभी हमने आपको दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, नहीं सॉरी, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य, पापुआ न्यू गिनी के मध्य कौन सा जल संधि स्थित है? कौन सा जल डमरू मध्य? तो टॉरेंस जल डमरू मध्य। यदि ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच, अभी हमने आपको दिखाया ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, ये ऑस्ट्रेलिया के पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच जो टॉरेंस जल संधि है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो टॉरेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच, और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। जब ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया आपको मैप में दिखा होगा, तो ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया को कौन जोड़ रहा था? तो बॉस जल संधि। कौन? बॉस जल संधि। ये हो गया टॉरेंस जल संधि इसके लिए। अब चलिए उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड, हमने आपको दिखाया भी कि उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? तो कूक जल संधि। कौन? कूक जल संधि। और इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें कि इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ने का काम कौन सा जल संधि करता है? कौन सा जल डमरू मध्य करता है? जल संधि बोले या जल डमरू मध्य का बोले, दोनों का बात एक ही है, दोनों का सेंस एक ही है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन जोड़ता है? तो मलक्का जल संधि। कौन? मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया और मलेशिया को जोड़ता है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी को कौन? टॉरेंस जल संधि। ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया को कौन सा जल संधि? बॉस जल संधि। और उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन सा जल संधि जोड़ता है? तो कूक जल संधि। और इंडोनेशिया एवं मलेशिया को कौन सी जल संधि? तो मलक्का जल संधि। चलिए, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। जब तक 2023 नहीं आएंगे तब तक ये प्रश्न आपको छपते रहेंगे हर एग्जाम में, इसीलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है। कब कहां पूछ ले कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो क्या है, यहां पर दिया हुआ है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 नहीं 2021 प्रकाशित हो गया। 2021 का वन स्थिति रिपोर्ट, यहां 21 कर लीजिए। 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाइए। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट, कितने वर्षों पर? 2 वर्ष पर। 1987 से प्रकाशित होना चालू हुआ। सबसे पहले वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 1987 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? कमेंट बॉक्स में आपको छापना है कि वन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। अब देखिए 1988 में एक बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय हुआ कि भारत की जितना क्षेत्रफल है उसका 33% वन होनी चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 33% जो है वन होना चाहिए। 1988 में ऐसा निर्धारित किया गया। तो याद रखिएगा 33% वन रहेगा तभी हम लोग को वायुमंडल जो है, वायुमंडल में दूषित हवाओं की मात्रा कम होगी। एक बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि वर्तमान समय में जो 2021 की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो प्रकाशित हुई, उसमें यदि वनावरण की बात करें तो वनावरण 21.71% था वनावरण। यदि वृक्षावरण की बात करें तो वृक्षावरण जो था 2.91%। तो इन दोनों को यदि जोड़ दें तो 2 हो गया, 9 7 16 की 6 हाथ में रह गया, हो गया 1 2 1 3 1 4, 24.62% जो है अभी वर्तमान समय में भारत में वन है। कितना है? 24.62%। रहना कितना चाहिए? 3%, लेकिन 33% मानिए सफिशिएंट है, तो 33% रहनी चाहिए अभी, लेकिन वर्तमान समय में 24.62% ही है। बताइए अभी कितना कम है हम लोग? तो लगभग 8%, लगभग कहें तो 8 सवा 8% जो है वन अभी भी
भारत में कम है। ये बात समझ में आ गया कि अभी वर्तमान समय 24.62% है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार। भारत में वनावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर में वनावरण है। यदि वृक्षावरण की बात करें तो भारत में वृक्षावरण की जो क्षेत्रफल है 95,748 है। 95,748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वृक्ष फैला हुआ है। और वन आवरण कितना में है? तो वन आवरण और वृक्ष आवरण में क्या अंतर है? तो वृक्ष का मतलब जो पेड़ पौधा तैयार हो गया, और वन आवरण में हो गया मतलब कटीले झाड़ियां, पेड़ पौधे छोटे छोटे और बड़े बड़े सबको मिला ले तो वन आवरण हो गया। तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर जो है वनावरण है, और 95,748 वर्ग किलोमीटर भारत में वृक्षावरण है। और यदि टोटल वन आवरण की बात करें तो 24.62% अभी वर्तमान समय में भारत में वन है। और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में सबसे अधिक वन जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में। मतलब सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में पाया गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। और यदि सबसे कम वन आवरण की बात करें, सबसे कम वन कहां पाए गए? तो हरि पंजाब गो मतलब हरियाणा, पंजाब और गोवा। सबसे कम वन आवरण हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में और उसके बाद गोवा में। मतलब सबसे कम वन आवरण कहां मिला? तो हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में, तब गोवा में। सबसे ज्यादा वन आवरण कहां है? तो मध्य प्रदेश में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न से इतना आपको याद रखना है, 1987 से वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित होना चालू हुआ, तब से प्रतिवर्ष 2 वर्ष पर जो है वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित होती है। 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुआ। केमा 17वीं वन रिपोर्ट जारी हुआ, यह भी याद रखिएगा। चूंकि 1987, 13 और 21, 34 का आधा करिएगा तो हो जाएगा, 2 साल पर बांटेंगे तो 17वीं वन रिपोर्ट इस बार जारी हुआ 2021 में। अब तो 22 चल रहे हैं हम लोग। तो सबसे ज्यादा वन आवरण मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन आवरण कौन? हरियाणा, पंजाब और गोवा। मैंग्रोव वन की बात करें तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में पाया गया, और दूसरा सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहां हो गया? तो गुजरात में। ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो इस प्रश्न से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगला बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे तो सारा बीपीएससी लेवल का ही है, कभी कभी कुछ भी बोला जाता है, कुछ भी बोलना नहीं है, नहीं तो आप भड़क जाएंगे, और भड़क जाएंगे तो वीडियो को देखना बंद कर देंगे। नहीं मेरे प्यारे भाई, बहुत ही मेहनत से बनाए जा रहे हैं आपके लिए, इसलिए एक एक वीडियोज को देखिए। और यदि आपको पसंद आ रहा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए, कहता है, देखते हैं किसके कितने बाजुओं में दम है। ये दम तो वक्त बताएगा जब रिजल्ट आएगा। कहता है कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? किसी भी देश के घरेलू सीमा में। मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न इकोनॉमिक्स से है, और इससे संबंधित हम कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं कि जीडीपी की बात करें। जीडीपी देखिएगा, जीडीपी से ही संबंधित ये बातें सारे सामने आएंगे। कहता है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? देश की समस्त राजनीतिक सीमा को शामिल किया जाता है, बिल्कुल। देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान एवं जलयानों को, इसको भी शामिल किया जाता है देश की घरेलू सीमा में। और देश के विदेश में दूतावास, ये समझ गए? मतलब भारत का दूतावास अमेरिका में भी है, भारत का दूतावास रूस में भी है, भारत का दूतावास पाकिस्तान में भी है। मतलब जहां जहां, मतलब मैक्सिमम कंट्री में भारत अपना दूतावास खोला हुआ है। तो वो दूतावास भी है अमेरिका में, लेकिन उसको शामिल किया जाएगा इंडिया के घरेलू सीमा में।
भारत के घरेलू सीमा में। लेकिन यहां पर देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालयों का नहीं। देश हमारे इंडिया में जैसे अभी आप देखे होंगे कौन, तो सौर ऊर्जा, अभी गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है, सौर विकिरण का। तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है, लेकिन उसको हम लोग अपने घरेलू सीमा में शामिल नहीं करेंगे। साथ ही साथ जब कोई दूसरा देश हमारे देश में अपना दूतावास खोला है तो उसको भी हम लोग अपनी घरेलू सीमा में शामिल नहीं करेंगे। हम लोग शामिल किसको करेंगे? इसको छोड़ करके, क्योंकि उस पर उसका अधिकार होता है। लेकिन जैसे मान लेते हैं कि हमारा इंडिया है और हमारा इंडिया अमेरिका में, यूएसए में अपना दूतावास खोला हुआ है, तो यूएसए का ये दूतावास जितने क्षेत्र में है इस पर अधिकार इंडिया का है, वो देश अधिकार दे देता है। और यहां से जो इनकम प्राप्त होंगे वो भी भारत के जीडीपी में जुड़ेंगे। और अमेरिका का जो दूतावास हमारे देश में खुला हुआ है उससे जो इनकम प्राप्त होंगे वो अमेरिका के जीडीपी में शामिल होंगे। तो समझ में आ गया, देश की समस्त राजनीतिक सीमा देश की घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। देश के निवासियों द्वारा 2 या 2 से अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान एवं जलयानों को, इसको भी शामिल किया जाएगा। और देश के मतलब इंडिया के विदेशों में स्थित दूतावास को भी घरेलू सीमा में शामिल किया जाएगा। लेकिन देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय को शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे पाकिस्तान का, लल्ला पाकिस्तान का यदि दूतावास इंडिया में है तो उसको हम अपनी घरेलू सीमा में शामिल नहीं करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ए है अम्ल, क्षार एवं लवण से। कहता निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक, 2 प्रकार के सूचक है, मानव निर्मित सूचक और प्राकृतिक सूचक। कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इसके लिए कुछ प्राकृतिक सूचक है। लिटमस है जो लाइकेन से बनाए जाते हैं, हल्दी है, वनीला है और लौंग है। ये चारों जो है पदार्थ के अम्लीय और क्षारीय होने का सूचक है। किसको? पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का सूचक है। आपको पता होना चाहिए कि अम्ल जो है, अम्ल एसिड, आम नीला, नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को मतलब एसिड जो है, अम्ल जो है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार जो है लाल लिटमस, वाइस वर्सा इसका उल्टा हो जाएगा, क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देगा? अम्ल। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देगा? क्षार। तो कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, इसके लिए ये सारे के सारे सूचक हैं। लिटमस भी है, हल्दी भी है, वनीला भी है और लौंग भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सब जो है प्राकृतिक सूचक है, मानव निर्मित नहीं है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर्स जो है, फाइबर ऑप्टिक्स जो है कार्य करता है, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से ही हम लोग के मोबाइल में टावर आता है और हम लोग मोबाइल से बातचीत करते हैं, सैटेलाइट चलता है, रडार चलता है। ये सारे के सारे घटनाएं जो ऑप्टिक फाइबर्स के कारण ही होती है। हमारी टीवी चलती है, ये सारे ऑप्टिक फाइबर का उदाहरण है। तो ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला देखते हैं।
बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। कहता है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो मानव शरीर के भार का कुल 65% जो है ऑक्सीजन होता है। जितना मनुष्य के शरीर का भार होता है उसका 65% ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला है, कहता सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती है? मतलब रेस्पिरेशन और इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, ये दोनों को याद रखिए। तो क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, ये हो गया नाइट्रोजन, ये हो गया ऑक्सीजन। 21% ऑक्सीजन लेते हैं, 78% नाइट्रोजन लेते हैं, 0.03% कार्बन लेते हैं, कार्बन, और इसके बाद जल वाष्प को लेते हैं सांस के रूप में। लेकिन जब हम लोग उच्छ्वास करते हैं, ये निश्वास हो गया, और जब हम लोग उच्छ्वास करते हैं मतलब सांस छोड़ते हैं तो 17% ऑक्सीजन छोड़ते हैं, 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और 6.02% हम लोग जल वाष्प छोड़ते हैं। कितना? 6.02% जल वाष्प। तो समझ लीजिए, तो कौन प्रभावित नहीं हुआ? सांस लिए तो 78% नाइट्रोजन, सांस छोड़े तो 78% नाइट्रोजन। तो इसको ये कहें कि यहां हम सांस लेने का कार्य किए तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लिए, और उसके बाद जल वाष्प लिए और अन्य गैसें। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के क्रम में, एक्सप्रेशन के क्रम में, हम लोग 78% नाइट्रोजन छोड़ते हैं, मतलब जितना लिए उतने छोड़े, कोई प्रभावित नहीं हुआ। उसके बाद 17%, 21% ऑक्सीजन लिए थे लेकिन 17% ऑक्सीजन छोड़े, 4% हम लोग ऑक्सीजन उपभोग कर लिए, 4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, लिए थे 0.03% लेकिन छोड़ रहे हैं कितना? 4%, और जल वाष्प हम लोग मतलब 0.01% जल वाष्प लिए थे लेकिन हम लोग छोड़ते हैं कितना? तो 6.02% हम लोग जल वाष्प छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, तो कौन सा गैस अप्रभावित रहता है सांस लेने और छोड़ने के क्रम में? तो नाइट्रोजन हमेशा 78 का 78 ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक कौन है? मतलब निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम। और यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है U92, यहां दे 92 और 235। तो ये हो गया यूरेनियम, या 238 भी होता है, और सबसे ज्यादा मात्रा में पृथ्वी में यूरेनियम 238 ही पाया जाता है, याद रखिएगा। तो प्राकृतिक तत्व सबसे भारी कौन हो गया? मरकरी, पारा का परमाणु संख्या 80, सोना का 79, कैल्शियम का 20। तो सबसे भारी कौन हो गया? 92 हो गया इसका। तो यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। चलिए अगला है, अगला देखते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तना का उदाहरण कौन नहीं है? आलू तना का उदाहरण है, गन्ना तना का उदाहरण है, शकरकंद नहीं, ये तना का उदाहरण नहीं है। अदरक तना का उदाहरण है। तो आलू, गन्ना, अदरक तना का उदाहरण हो गया, तो शकरकंद जाहिर सी बात है जड़ का उदाहरण होगा। तो शकरकंद कौन? शकरकंद और गाजर, कौन? गाजर। फिर इसके बाद कहें शलजम, ये सब के सब क्या है? जड़ है, जबकि आलू, गन्ना और अदरक क्या है? तना है, याद रखिएगा। अगला है, कहता निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? जेनेटिक्स डिजीज। जेनेटिक्स डिजीज कौन नहीं है? आनुवांशिक रोग कौन नहीं है?
डिमेंशिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, वर्णांधता। तो मेरे प्यारे साथियों, हीमोफीलिया, वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे के सारे आनुवांशिक रोग हैं, जेनेटिक्स रोग हैं। मतलब जब आपके किसी परिवार में पहले किसी को हो गया है तो आने वाले पीढ़ी को जरूर होगा। आनुवांशिकता का मतलब यही होता है, आनुवांशिक गुण जरूर किसी न किसी बाल बच्चे के ऊपर छूटेगा। डिमेंशिया आनुवांशिक रोग नहीं है। डिमेंशिया क्या है? एक मस्तिष्क रोग है। जब किसी व्यक्ति को डिमेंशिया हो जाएगा तो देखिएगा, मान लेते हैं कि वो व्यक्ति घर से कहीं जा रहा है और ताला लगाकर उसको जाना है। रास्ते में कई बार उसके माइंड में चलेगा कि ताला लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, कोई सामान घर में रखना था, रखे हैं या नहीं रखे हैं, बार बार वो भूल जाएगा। तो डिमेंशिया के कारण व्यक्ति की स्मृति लोप होती है, बार बार कंफ्यूज होता है ना, और कोई काम करता है तो उस पर विश्वास उसको नहीं रहता है कि हमने किया नहीं किया, कर भी लिया तो नहीं किया। तो डिमेंशिया सबसे खतरनाक बीमारी है। मतलब रास्ते से कई बार आपको घर लौटा देगा कि काम किए थे कि नहीं, चलते हैं देख लेते हैं, यदि इमरजेंसी है तो दौड़कर आप फिर से देखने आइएगा, फिर टाइम नुकसान होगा। तो डिमेंशिया जो है आनुवांशिक रोग नहीं है। बाकी टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया और वर्णांधता क्या है? ये आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक्स रोग है। चलिए अगला है, कहता है कि हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे तो सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से, किससे? फैट से। लेकिन मुख्य रूप से ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। विटामिन जो है शरीर को वृद्धि करने में, विकास करने में काम करता है, और प्रोटीन जो है तोड़ फोड़ को जोड़ने में काम करता है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान कौन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। इसका सही जवाब क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आपको इसका जवाब देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कैंसर के उपचार के लिए आयोडीन 131 और कोबाल्ट 60, ये दोनों का उपयोग किया जाता है। लेकिन जब आर्सेनिक 74 की बात करें तो आर्सेनिक 74 जो है ट्यूमर का पता लगाने में, मतलब जब किसी शरीर के किसी हड्डी यदि बढ़ जाए तो उसका पता लगाने का काम कौन करता है? तो आर्सेनिक 74 से हम लोग ट्यूमर का पता लगाते हैं, और सोडियम 24 से शरीर के अंदर रक्त के थक्का का पता लगाते हैं। तो कैंसर के उपचार के लिए क्या हो गया? तो कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 ये दोनों हो गया। जबकि आर्सेनिक 74 का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। सोडियम 24 का उपयोग हम लोग करते हैं परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्सेनिक ट्यूमर का पता लगाएगा, सोडियम 24 रक्त परिसंचरण में थक्के का पता लगाएगा कि थक्का बन रहा है या नहीं, और कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 ये दोनों जो है कैंसर के उपचार के लिए, मतलब कैंसर का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम लोग कैंसर का पता लगाने, और आयोडीन 131 का उपयोग हम लोग करते हैं कैंसर के उपचार के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित करना है। मौलाना आजाद जो है अल हिलाल के लेखक मौलाना आजाद, बिल्कुल सही बात है, सही सुमेलित है। एनी बेसेंट यंग इंडिया, नहीं। एनी बेसेंट जो है कॉमनवेल्थ के लेखक है। किसके? कॉमनवेल्थ के। और यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी है, एमजी है, महात्मा गांधी। कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट, अल हिलाल के लेखक मौलाना आजाद, और यदि कॉमरेड की बात करें तो कॉमरेड जो है कॉमरेड अली बंधु लिखे थे। कौन? कॉमरेड के लेखक अली बंधु, यंग इंडिया के लेखक महात्मा गांधी, कॉमनवेल्थ के लेखक एनी बेसेंट, और अल हिलाल के लेखक मौलाना आजाद। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है, कहता है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक है रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लॉलीपॉप क्वेश्चन था छोटा सा। आगे बढ़ते हैं, कहता निम्नलिखित में से कौन जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको याद होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा मतलब संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तीनों भाग लेते हैं। संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। तो कौन शामिल नहीं होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं।